Today I'm going to start with the second chapter, Principles of Management. Before I start, I would like to tell you कि ये Principles of Management होता क्या है. And this chapter is very, very, very important, not only from board's point of view, it is also important from CUET point of view. And third one, some schools give the project work based on this. Specifically, Greenway Modern has principles of management. तो आप लोगों के लिए दिस इज मतलब ये तीन तरीके से है, इम्पोर्टेंट है. एक तो चैप्टर वैसे ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये वाला जो हम प्रिंसिपल्स कर रहे हैं ना, ये हमारी जिंदगी में यहीं पर नहीं खत्म होगा. जहां तक हम मैनेजमेंट को अपने साथ में लेकर चलते हैं, इन प्रिंसिपल्स को हम लोग अप्लाई करते रहते हैं. So that is why this chapter is important. Secondly, as I said, CUET जब आप लोग एग्जाम दोगे next year, so that time also you will be having number of questions from this particular chapter. And third is, above all, some of the schools like Greenway, they go with the project based on principles of management only. So up, what are principles of management? आप स्कूल जाते हो, राइट? ऑल ऑफ यू गो टू स्कूल. तो आपके स्कूल के अंदर मतलब देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल्स. राइट नाउ वी डोंट हैव, बट डेफिनेटली वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल. सम इज डीएवी, सम स्कूल इज कॉल्ड एज डीपीएस, सम स्कूल इज कॉल्ड एज एमटी. हर स्कूल का जो है एक अपना प्रिंसिपल मैनेजमेंट है. तो किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए, मतलब किसी भी चीज को चलाने के लिए, मैनेज का मतलब है चलाना. तो किसी भी चीज को चलाने के लिए वी नीड सर्टेन प्रिंसिपल्स. कुछ ऐसे हमारी फिलोसफीज होती हैं. नाउ द फिलोसफीज ऑफ आर्यन मे नॉट बी द सेम फॉर रमा, दैट विच इज फॉर रमा मे नॉट बी फॉर अदर टीचर. मेरे लिए प्रिंसिपल्स में सर्टेन थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि इफ यू आर एब्सेंट देन आई गो ऑन कॉलिंग यू, और आई गो ऑन आस्किंग यू कि आप क्यों छुट्टी मार रहे थे. तो ये एक मतलब कि मेरा प्रिंसिपल है कि द स्टूडेंट शुड बी सिंसियर, डिसिप्लिन्ड. मेरा मेरा अपना प्रिंसिपल है. किसी और टीचर का कुछ और होगा. हर टीचर अपने प्रिंसिपल्स पे चलता है. some teachers will be focusing on discipline, some teachers might be focusing on attendance, some teacher हो तो ये है कि आपको जो है कुछ ना कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे हम लागू करते हैं. तो when we talk about principles of management in our business studies, मतलब कि कुछ ऐसे हमारे सिद्धांत, कुछ ऐसी हमारी philosophies which we implement at different levels for different areas. हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि पहले में हमने पढ़ा था कि हमें मैनेज क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. हमने पहले चैप्टर को पढ़ा था कि कैसे हम किसी चीज को चला सकते हैं. तो चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा. and that is called as that those are called as principles of management. Now ये जो principles हैं, there are many people, many what you call as versatile personalities जिन्होंने अलग अलग टाइम पर प्रिंसिपल्स बनाए. लेकिन हम लोग जो है अपने मैनेजमेंट के अंदर दो लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. वन इज टेलर एंड सेकंड इज फेयोल्स. वन इज टेलर एंड सेकंड इज फेयोल्स. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स, दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस. मतलब इतने सालों में हमने कई चीजों को ऑब्जर्व किया एंड देन हमने कुछ डिसाइड किया कि भाई ये काम ऐसा होता है, तो वी नीड टू इंश्योर हमें ये चीज करनी चाहिए. तो दैट बिकम्स अ प्रिंसिपल.
दैट बिकम्स अ प्रिंसिपल. तो जो टेलर है उनके प्रिंसिपल्स जो है बेसिकली दे आर अप्लाइड इन द वर्कशॉप, मतलब फैक्ट्री मेनली. ऐसा नहीं कि वो दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं होते हैं, मेनली वो आपका फोकस होता है इन फैक्ट्रीज. बट जो फेयोल्स के प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, दे आर ऑल एप्लीकेबल इन द मैनेजरियल कैटेगरी, यानी कि जहां हम एडमिनिस्ट्रेशन को डील करते हैं. दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन योर एग्जाम्स बेटा. तो जो फेयोल्स के प्रिंसिपल्स हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस में हमें कौन कौन से काम कैसे कैसे हमें करना चाहिए, हाउ टू वर्क. तो दे दैट इज दे. एंड दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टेटिक. ये प्रिंसिपल्स आपके स्टेटिक नहीं है. स्टेटिक मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फेयोल ने कह दिया है डिसिप्लिन का मतलब ये होता है तो वही होता. डिसिप्लिन इन नर्सरी स्कूल इज डिफरेंट, डिसिप्लिन इन प्री नर्सरी स्कूल इज डिफरेंट, डिसिप्लिन इन कॉलेज इज डिफरेंट, एंड डिसिप्लिन इन क्लास 12th इज डिफरेंट. दैट इज द डिफरेंस. आप लोग स्कूल जब तक जा रहे हो यूनिफॉर्म पहनते हो, बट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यू डोंट हैव द यूनिफॉर्म, बट इन ऑल द प्रोफेशनल कॉलेजेस यू हैव द यूनिफॉर्म. तो हर हर एक जगह पर आपका प्रिंसिपल अपने हिसाब से होता है. सो दे आर नॉट स्टेटिक कि भाई लिखा हुआ तो वो स्टेटी से लेकर हमने वैसा ही चौक से करना है. हम उसको उतना लेते हैं जितना कि हमें जरूरत पड़ती है. as I told you that when I had my own institute there in Dilshad Garden, तब मेरा जो प्रिंसिपल था, कई चीजों में मैंने अपना बना रखा था प्रिंसिपल्स की. नो, ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक आई वुड टेल माय स्टूडेंट्स दैट आई विल नॉट बी गिविंग द नोट्स ट्वाइस. बहुत कम होता था कभी बच्चों ने मुझे कह दिया कि नो मैम हम लोगों को दूसरी बार नोट्स दे दो. पहले शुरू शुरू में क्या होता था, दे वुड आस्क, मतलब कि दे वुड लॉस इट. फिर उसके बाद आएंगे और कहेंगे कि मैम प्लीज मैम दूसरी बार दे दो. देन आई मेड इट, क्योंकि मुझे भी अपना प्रिंटर, मुझे अपना सब कुछ देखना पड़ता था. देन आई मेड इट श्योर कि नो, नो सेकेंड टाइम. एंड देन स्लोली स्लोली स्टूडेंट्स को भी इस बात को समझ आने लगा कि वी नीड टू, हम लोगों को अपने नोट्स को बचा के रखना चाहिए. सो दैट इज टू वे. इट्स नॉट अबाउट मनी बट इट इज ऑल्सो अबाउट कि बच्चे कैसे उस चीज को संभाल के रखते हैं. तो दिस वे वी हैड सर्टेन थिंग्स, जैसे मैंने मतलब डिसिप्लिन के लिए कहा. इक्विटी फॉर मी, जो मेरे इंस्टीट्यूट में आया है, आर्यन नोज बेटर बिकॉज ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट फॉर मी इन दिस ब्रांच, इन दिस मतलब कि वो, ही नोज कि मेरे लिए हर बच्चा वैसा ही है जैसा दूसरा बच्चा है. आई डोंट ट्रीट स्टूडेंट्स विद नंबर 1 एंड नंबर 2. आई ट्रीटेड स्टूडेंट्स ओनली विद द लव दे गेव टू मी. इट वॉज नेवर लाइक ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है चलो इसको हम लोग कर लेते. तो इट वॉज ऑलवेज एन इक्वल ट्रीटमेंट, बच्चा चाहे गवर्नमेंट स्कूल से आया, केवी से आया या फिर कहीं और से आया. तो मेरे लिए मेरा प्रिंसिपल अलग था. बट यही इक्विटी, यही डिसिप्लिन शायद आलोक सर के पास कुछ और तरीके से होगा, स्कूल के अंदर वो किसी और तरीके से होगा, किसी हॉस्पिटल में वो किसी और तरीके से होगा, और अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर कोई और तरीके से होगा. सो दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज नॉट स्टेटिक. प्रिंसिपल्स वही होंगे, लेकिन उसको कैसे, कहाँ, किस तरीके से अप्लाई करना, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. So that is the chapter principles of management which we are going to start. इस chapter में before we start, आपके एग्जाम्स में नेचर, सिग्निफिकेंस, ये दोनों आते हैं. देन आपको केस स्टडी दे दिया जाता है. द केस स्टडी माइट बी अ 4 मार्कर और द केस स्टडी माइट बी अ 3 मार्कर, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. समटाइम्स देयर माइट बी टेलर और फेयोल दोनों के होंगे और आपसे पूछा जाता है. टेलर को हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस की जो थियोरी है कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्मूला पर है. एंड फेयोल्स को हम लोग
फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं. एज आई टोल्ड कि उनके प्रिंसिपल्स को हम लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन दी एडमिन. So today I'm going to summarize the chapter, and then in the day after tomorrow class, I'm going to start it along with NCERT. That would be a continuation. As I have already introduced to you the topic principle of management, पहला आपके जो क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द नेचर या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स. तीनों एक ही हैं, दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर. मींस व्हाट आर दैट? फर्स्ट, इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब उनका जो इफेक्ट है एंड उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो सब जगह पर है. एज आई अभी मैंने पहला एग्जांपल आपको अपना ही दिया था. whether it is a small institute, whether it is a big institute, whether it is a school, whether it is somewhere else, everywhere we have these principles apply. और उनका वही मीनिंग होता. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब हो जाता उनका सेम मीनिंग होता. डिसिप्लिन मेरा भी वही मीनिंग था. The only thing is how we apply. They are only general guidelines. What is the meaning of general guidelines, class 12? अब जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मैंने किसी चीज को लिया, अब उसको मैं कैसे तोड़ूंगी, मरोड़ूंगी, मॉडिफाई करूंगी, ऐड करूंगी, दैट इज माय आउटलुक. वो एक बेस है. डिसिप्लिन, इक्विटी, उसका नाम क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्पिरिट डे कॉप्स, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. लेकिन उसको, वो सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है, इसमें आपको ऐसा करना है, लेकिन उसमें कितना करना, कैसे करना है, दैट इट इज अप टू अ मैनेजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थर्ड, इट्स फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. दे आर फ्लेक्सिबल. अभी ऊपर मैंने आपको बताया जनरल गाइडलाइंस है भाई, तो दे आर नॉट स्टेटिक, दे आर नॉट आपको मैंडेटरी. आपको, आप उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो. जैसे मैंने कहा मेरा काम छोटा सा था तो मैं अपने लिए छोटी सी चीज करती, एंड देन इफ आई वांटेड टू, मैं उसको रिमूव करना चाहती हूँ, मैं रिमूव कर दूंगी. मेनली बिहेवियरल मैनेजमेंट का मतलब ही है जहां हम इंसानों से डील कर रहे हैं. स्कूल्स के अंदर हम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स को डील करते हैं. इन द ऑफिसेस हम लोग वर्कर्स को, पीएन्स को, मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को डील करते हैं. इन द फैक्ट्री हम लोग अगेन मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को डील करते हैं. सो इट इज अबाउट द पीपल, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, and it is basically formed on cause and effect. Last but not the least, and one of the most repeated question, contingent. Contingent का मतलब होता है prevailing situation. जो दिल्ली में है वो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है. जो आपका नॉर्थ इंडिया में है वो साउथ इंडिया में नहीं हो सकता. जो साउथ इंडिया में है वो ईस्ट में नहीं हो सकता. एंड जो इंडिया में है वो किसी और कंट्री में नहीं हो सकता. दैट इज द contingent. It is according to the situation, prevailing situation. Now why do we need them? Because they are the one. जब हम किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि मेरे कंपनी में दिस प्रिंसिपल हैज टू बी अप्लाइड. ठीक है, मैंने सोचा है कि मेरे कंपनी में ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो अगला आपके सामने क्वेश्चन होगा कि मैं इसे अप्लाई करूंगा तो व्हाट विल बी द रिएक्शन. व्हाट विल बी द रिएक्शन? Because the reaction is dependent on different situations. The reaction is dependent on different situation. Secondly,
जब आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपका जब ऑर्गेनाइजिंग आएगा, वहां पर आप कुछ प्रिंसिपल्स को साथ साथ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तो आपको पता होगा कि कहाँ पर कितना क्या यूज करना है, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल रिसोर्स, मैन पावर, और एनी फिजिकल रिसोर्स। ये इसीलिए भी कामयाब है क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट पर फॉर्मुलेटेड है, साइंटिफिक। इफ आई अप्लाई, जैसे आपने देखा होगा कई स्कूल्स के अंदर, कई ऑफिसेस के अंदर, आपके जो है राजू भैया के पास भी, यू नो कि उनके पास जो है ही यूज टू हैव द, उनके पास कैमरा लगा होता था, राइट? नाउ व्हाट वाज द कैमरा का क्या असर था? एंड राजू भैया का जो कैमरा था वो तो बहुत मशहूर भी था, बिकॉज दैट कवर्ड अराउंड, उनका जो है उनकी बिल्डिंग से लेकर मेरी बिल्डिंग के बीच का रास्ता तक आपका पूरा कवर होता था, डिसिप्लिन को, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। तो उन्होंने जो है क्यों किया था? बच्चे घूमते हैं इधर उधर, और उस घूमने को बंद करने के लिए ही हैड गिवन दैट, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट, सर्टन। आपको पता है मैनेजमेंट जो है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस में हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट इज डायनामिक, मैनेजमेंट इज डायनामिक, यानी कि इट गोज ऑन चेंजिंग। आज पॉलिटिकल चेंज हुआ, कल आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, तो कोई भी चेंज आता तो चेंज को हम अंडर दैट प्रिंसिपल वी आर एबल टू फिक्स इजीली। एंड देन कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आपके एस्पिरिट डे कॉर्प्स, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, रेम्यूनरेशन। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो ये कहते हैं कि आपको सोसाइटी में जब आप लोगों से काम करवाते हो तो आपको उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, आपको उनको उतना ही काम देना चाहिए जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, आपको उनको उतनी सैलरी देनी चाहिए जिससे कि उनका जो गुजारा है वो चल जाए, यानी कि यू आर ऑल्सो फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड जितने भी, आपको स्टार्टिंग करते ही मैंने आपको एक बात बताई थी, आज आप जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू आर एमबीए बीबीए कुछ भी करते हो, वहां पर आपका चलता है दे आर द बेस। और इन प्रिंसिपल्स को हम लोग अपने मैनेजमेंट थियोरी ट्रेनिंग में एज केस स्टडीज पढ़ते हैं। यहाँ तो आप 3 मार्क्स का पढ़ते हो, वहां 300 मार्क्स का पढ़ते हो। मेरा जो एमबीए में जो था ना, मेरा आई हैड माय दिस, मतलब मेरा जो इलेक्टिव था दैट वाज ऑन एचआर, मेरा एचआर पर था, मैंने एचआर में किया था। तो जो मेरा एचआर का जो मेरा एक पेपर, सिर्फ एक केस स्टडी 100 मार्क्स का था, जो मुझे प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आई हैड टू, मतलब वर्क विद अ कंपनी, दैट्स मतलब कि वो अलग बात है कि मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस डाबर से ही कर लिया था। तो 100 मार्क्स का सिर्फ एक पेपर था, और एक मतलब कि पूरा मतलब कि सर्च करना था। तो आपको उस कंपनी में रहकर, या फिर व्हेन यू आर परसुइंग योर एमबीए, व्हेन यू आर परसुइंग योर ट्रेनिंग, वहां पर दे आर द बेस। नाउ लेट अस कम टू द two theories. As I told you, one is Taylor, जिनको हम, ये 1 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, एंड लास्ट ईयर सीयूईटी में भी आया था, who is called as a principle of scientific management। इनका जो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर मेनली फॉर द वर्कशॉप, मींस एट द फैक्ट्री लेवल। एंड जो फेयोल है, ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, यानी कि जनरल। नाउ इसमें जब आप टेलर का पढ़ोगे ना, तो आपके दो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, एक उनके प्रिंसिपल्स, दूसरा उस प्रिंसिपल को उन्होंने किस टेक्निक से अप्लाई करने को बोला।
और फेयर्स में आपको सिर्फ 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, सिर्फ मतलब सिर्फ। नाउ द वेरी फर्स्ट इज जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है चलता हुआ। एरर मतलब कि हम कहते हैं ना ट्रायल एंड एरर मेथड। चलो ये करके देखते हैं। मतलब कि बच्चे कहते हैं ना, स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे, मैम हमने सोचा था कि हम ऐसा करके देखते हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी ट्रायल एंड एरर। इट शुड बी बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। अगर हम ऐसा करेंगे, इफ वी एंश्योर पेनाल्टी, तो उसका व्हाट विल बी द इफेक्ट। अब ये जो दो हैं, ये दोनों की मीनिंग सेम है, और जब पेपर में आते हैं तो आपका जो दिमाग होता है वो अंदर से जो है वो खिचड़ी बन जाती है। और खिचड़ी भी वैरायटी वाली, साबूदाना भी, मूंग भी, सब्जी भी, सब कुछ डल जाता है, बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहला है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहां टेलर कहता है देयर शुड बी अ मेंटल रेवोल्यूशन। यहाँ का जो आपका हिंट है वो है कि टेलर कहता है कि देयर शुड बी अ मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है देयर शुड बी चेंज ऑफ द माइंडसेट। हार्मनी का मतलब है मिलजुल कर, एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्कॉर्ड। आपस में हम लोगों को जो है मन मुटाव नहीं रखना है। when you are doing this particular principle, you need to 100 times underline the NCERT, because सीधा क्वेश्चन वहीं से आता है। चाहे वो केस बेस्ड स्टडी में आए या वो डायरेक्ट आता, सीधा उसी के अंदर से आता और कहीं से नहीं आता। एंड सेकेंड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन यहां पर क्या है, अपना फायदा नहीं देखना। वी नीड टू वर्क टुगेदर। वहां क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि हम लोगों को जो है एक साथ काम करना है, और जो हमारे बीच में एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस हैं उनको हमने हटा देना है। एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब है अपना फायदा नहीं देखना है। वी नीड टू वर्क फॉर द कंपनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, development of each and every personnel according to his or her efficiency। मतलब जब आप, ये भी बहुत बार पेपर में आया है, जब आप किसी को भी जॉब पर रखते हो, दिस इज इन द ट्रेन, मतलब कि स्टाफिंग में आ जाता है कि जब आप किसी को जॉब पर रखते हो तो आपको रैंडमली जॉब नहीं देना चाहिए। आपको जॉब उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। while you are selecting the personnel, आपको उसकी कैपेबिलिटी को एनालाइज करना चाहिए एंड उसको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ताकि जब वो काम करे तो द वर्क इज डन इन द एफिशिएंट मैनर। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी personnel as per his or her efficiency। इसमें आपका पेपर में जो क्वेश्चन है वो ये ऐसा आता है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर सजेस्ट दैट while choosing the candidates we must select according to। तो कौन सा है, तो आपको ये लिखना होता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल अकॉर्डिंग टू हिज और हर एफिशिएंसी। नाउ इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए टेलर ने कुछ टेक्निक्स बताए हैं। कुछ हमारी जो टेक्निक्स है, एक मतलब दो टेक्निक्स ऐसे हैं
जो टेलर के बिल्कुल, फेयोल के बिल्कुल कंट्रास्ट है, और एक ऐसा है जो बिल्कुल सेम है। और ये पेपर का क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंसिपल फेयोल के जैसा है, कौन सा प्रिंसिपल फेयोल से कंट्रास्ट है। तो पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। और अगर ये पेपर में 3 मार्क्स का आ गया, तो जो मैंने ये तस्वीर बना रखी है, आपको भी यही तस्वीर बनानी है। जो तस्वीर मैंने बना रखी है, आपको वही तस्वीर बनानी है। दिस इज मस्ट। अकॉर्डिंग टू टेलर, द वर्क शुड बी डिवाइडेड, और फेयोल भी यही कहते हैं। लेकिन इनका कहना क्या है कि पहले आप जो काम करते हो, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री लेवल, तो फैक्ट्री में प्लानिंग करनी चाहिए पहले। जब एक वर्कर अंदर आ रहा है, तो उसके पास 2 डिपार्टमेंट है, वन इज द प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड वन इज द प्रोडक्शन। और ये सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर मैनेजर है, उसके नीचे 2 डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर हमारे जो है, वी विल बी हैविंग 4 डिफरेंट वर्क, एंड प्रोडक्शन के अंदर हमारे 4 डिफरेंट वर्क होंगे। प्लानिंग वो है जहां पे आप अंदर आए, आपका टाइम क्या रहेगा, आप किस, मतलब कि कौन कौन सा तरीका होगा, आपका सामान कहाँ रखा होगा, एंड देन आपको कितने टाइम में ये काम करना है, वो सारा आपका प्लानिंग है। प्रोडक्शन है जहां आप एक्चुअली काम करोगे, यानी कि आपके जो है, अगर आपके जो इक्विपमेंट है, दैट शुड बी इन द राइट मैनर। अगर वो इक्विपमेंट राइट नहीं है, तो उसे रिपेयर करने के लिए एक रिपेयर बॉस का होना जरूरी है। आपका जो काम हुआ है, उसकी क्वालिटी को चेक करने के क्वालिटी इंस्पेक्टर का होना जरूरी है। तो उसका कहना है कि एट there should be 8 sub supervisors above one worker. I repeat, अगर एक वर्कर आता है, मतलब एक कंपनी में 1000 वर्कर्स हैं, तो उन 1000 वर्कर्स को इन, इसके नीचे, 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 सबके नीचे काम करना पड़ेगा। हर एक उसको इंस्ट्रक्ट करेगा। And this principle is completely contrast to unity of command. उसको 8 जो अलग अलग सब सुपरवाइजर्स हैं, दे विल बी इंस्ट्रक्टिंग। एक उसको सामान देगा, दूसरा उसका टाइम चेक करेगा, तीसरा उसको, मतलब कि उसके मेथड को चेक करेगा, ऐसे। सेकेंड प्रिंसिपल, सेकेंड टेक्निक उसका है कि जो भी हम काम करते हैं, वॉट एवर द वर्क इज डन, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड सेट। मतलब अब आपका जो है, समझ लीजिए आप लोग घर में चावल खाते होंगे, गेहूं खाते होंगे, राइट? तो अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, तो बासमती के अंदर ही अलग अलग बासमती आते हैं। एक आपका आता है रोजाना, एक आपका आता है बिरयानी, एक आपका आता है पुलाव। देन आपके बासमती के अलावा आपका दूसरा, जो दूसरी तरीका का जो राइस है, वो है आपका परिमल, विच इज अ नॉर्मल वन। देन आपका सेला राइस। तो ये जो 3 अलग अलग वेराइटीज हैं, ये स्टैंडर्ड है। बासमती इटसेल्फ इज अ स्टैंडर्ड। जो आपकी लंबी ग्रेन्स हैं, जिसमें खुशबू होता है, वो बासमती कहलाता है। परिमल आपका नॉर्मल वाला राइस होता है, सेला थोड़ा मोटा होता है। तो वो कहते हैं कि किसी भी सामान को बनाने से पहले यू शुड हैव द स्टैंडर्ड, एंड देन उसको और ग्रेड करो, सिंप्लीफाई करो। जैसे मैंने कहा, बासमती के अंदर ही आपका एक होता है रोजाना, एक होता है आपका बिरयानी, एक आपका होता, तो ये जो अलग अलग है, ये है सिंप्लीफिकेशन। चाय पत्ती, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूं। टी। अब टी के अंदर आपका टी लीव्स भी होते हैं, टी के आपके जो बैग्स भी होते हैं, एंड आपका टी का आपका जो है, यू आर ऑल्सो हैविंग द टी इन द
पाउडर्ड फॉर्म, वो आपका स्टैंडर्ड है। और उसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक टी, कैर्डमम टी, तो जो हम उसकी वेराइटीज बनाते हैं वो हमारा आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। तो उनका कहना है कि किसी भी काम को आप करो तो देयर शुड बी अ प्रॉपर स्टैंडर्ड सेटअप एंड अप सिंप्लीफिकेशन, ताकि हम जो हमारे सुपर फ्लॉज हैं या कोई रेपिटेशन है वो नहीं है, हमें क्लैरिटी है। अगर मैं टी बैग उठा रही हूँ, ये वाला उठा रही हूँ ग्रीन कलर का, तो मुझे पता है कि ये ग्रीन टी है। नेक्स्ट, मेथड स्टडी। हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, ये आपके पेपर का की वर्ड है। देयर इज अ बेस्ट मेथड, देयर इज वन बेस्ट मेथड टू डू एनी वर्क। हर काम को करने का एक आसान, एक सही तरीका होता है, एंड यू मस्ट फाइंड आउट विच इज द बेस्ट मेथड। उससे आपका टाइम, उससे आपकी मेहनत बच जाती। सेकेंड इज मोशन। अब मेथड इज काम करने का तरीका, एंड मोशन इज द मूवमेंट। आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे आपके क्रेन्स लगे होते हैं, एलिवेटर्स लगे होते हैं। सो व्हाई द एलिवेटर्स आर देयर, व्हाई द क्रेन्स आर देयर? क्योंकि सामान को सर पे लेकर जाना जो है, दैट बिकम्स वेरी टीडियस, दैट बिकम्स वेरी, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम भी लेता है। और अगर हम उसकी जगह पर इफ वी आर हैविंग द एलिवेटर्स और वी आर हैविंग द क्रेन, तो जो आपका मूवमेंट है वो कम हो जाता है। आप कभी देखना, लेफ्ट हैंड से, मतलब जो बच्चे, जो मतलब कि जो लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं उनके लिए लेफ्ट से पकड़ना आसान होता है, जो लोग राइट हैंडर होते हैं उनके लिए राइट से पकड़ना आसान होता है। अगर हम, मतलब मैं राइट हैंडर हूं, मुझे लेफ्ट से पकड़ूंगी तो मेरे हाथ दर्द हो जाएंगे। सो देयर इज अ प्रॉपर एक मेथड, मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का। देन टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है? आपके टीचर्स आपको पेपर देते हैं, राइट, एंड देयर इज ऑलवेज रिटन ऑन योर पेपर कि वो पेपर आपको कितने टाइम में करके देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं दे आर 3 hours। Why 3 hours? Why not 2 hours? Why not 4 hours? The reason is, एक साइंटिफिक स्टडी की गई, तरह तरह के बच्चों को बिठाया गया, एक स्लो राइटर, एक फास्ट राइटर, एक एवरेज राइटर, एंड देन इट वाज एनालाइज कि जो एवरेज टाइम है वो 3 घंटा है। कुछ बच्चे 2.5 घंटे में खत्म करेंगे, कुछ बच्चे 3.25 में करेंगे। तो जो 2.5 में करेगा उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जो 3.25 करेगा उसको थोड़ा अपने आप को स्पीड अप करना पड़ेगा। एंड द सेम प्रिंसिपल इज फॉर द कंपनीज ऑल्सो, कि आप एक एवरेज रखते हो कि एक दिन में आपको इतने यूनिट्स बनाने हैं। अगर आप वो चीज नहीं करोगे तो देन कोई जल्दी बनाएगा, कोई ज्यादा देर से। देन इज फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, फटीग का मतलब होता है थकावट। अब हर इंसान को, कोई भी हो, जो मेंटल काम करता है उसके लिए मेंटली ही नीड्स रेस्ट। जो फिजिकल काम करता है उसको फिजिकल रेस्ट की जरूरत होती है। एंड जब हम लेबर्स के बारे में बात करते हैं तो उनको फिजिकली दे नीड रेस्ट। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी आप लोगों की रिसर्च होता है, व्हाट इज दैट? दैट्स अ फटीग स्टडी। आप कॉन्टिन्यूअसली सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक किस टीचर को देखोगे, बोलो? नहीं देख सकते। सो यू नीड द रेस्ट। और कौन सी टीचर है जो आपको देखना पसंद करेगी पूरा दिन? दे ऑल्सो नीड द रेस्ट। इन द वर्कर्स, व्हेन दे आर वर्किंग, उनको काम करना पड़ता है, सो दे नीड रेस्ट। तो कितने इंटरवल में हम उनको रेस्ट दे सकते हैं, दैट हैज टू बी डिसाइडेड। इन द फैक्ट्रीज 11 बजे नॉर्मली इन इंडियन टाइम, नॉर्मली दे हैव द tea break at 1 o'clock, they have the lunch break again at 4, they have the tea break, and then they go.
8 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसको वो थोड़ा थोड़ा उनको इंटरवल दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को रिजेनरेट करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। और ये क्वेश्चन आया तो आपको न्यूमेरिकल में करके दिखाना पड़ेगा, मतलब ये 3 मार्क्स में अलग भी आया हुआ है। अब दो जने काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा गाना सुनते हुए, वाह आतिफ असलम के गाने लगा दिए हैं, और 1 घंटे में उसने 40 यूनिट किया। और दूसरा, वो उसका नाम क्या, बादशाह के गाने सुन रहा था तो उसने 100 यूनिट्स कर लिए, और दोनों को सैलरी सेम मिल गई। तो जो आतिफ असलम है वो तो कहेगा भाई ठीक है ना, मैं बेटर हूँ। और जो बादशाह वो कहेगा बताओ मैंने इतनी जल्दी काम करने का फायदा क्या हुआ। सो अकॉर्डिंग टू टेलर, विच इज द कंट्रास्ट टू फेयोल, ये फेयोल का कंट्रास्ट है। अकॉर्डिंग टू टेलर, जब दो वर्कर्स काम करते हैं, आई रिपीट, टू वर्कर्स, तो दोनों को उनकी आउटपुट के अकॉर्डिंग उनको जो है उनके वेजेस देने चाहिए। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट, जो ज्यादा करता है उसको आप ज्यादा दो, जो कम करता है उसे कम दो। इससे व्हाट विल बी द बेनिफिट, जो ज्यादा कर रहा है वो मतलब वो मोटिवेट होगा कि भाई आई एम गेटिंग फॉर माई वर्क, और जो कम कर रहा है उसको मोटिवेशन होगी कि अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो आई ऑल्सो नीड टू वर्क मोर। दिस इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। नाउ वी गो टू फेयोल्स प्रिंसिपल्स, सबसे खतरनाक बट बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट व्हाट ही सेज इज, हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है डिविजन ऑफ वर्क। मतलब उनका पहला प्रिंसिपल है द वर्क शुड बी चंक्ड इनटू स्मॉल पोर्शंस, एंड देन उसको हमें जो है डिपार्टमेंटल बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिमिलर नेचर। यानी कि सारे प्रोडक्शन के काम, हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हमारा प्रोडक्शन में गया, सारा अकाउंट से रिलेटेड फाइनेंस में गया, सारा सेल से रिलेटेड मार्केटिंग में गया, ऐसे। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ऑर्गेनाइजिंग का ही एक हिस्सा है कि जब आपने डिपार्टमेंट बना दिया, आपने काम को डिवाइड कर दिया, ये प्रोडक्शन में जाएगा, ये सेल्स में जाएगा, ये अकाउंट्स में जाएगा, लेकिन अब आपको उसको कोई अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, और कौन उस काम को करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, उसका जवाबदारी कौन होगा, हु इज गोइंग टू बी अकाउंटेबल, वो भी सेट करना पड़ेगा। तो फेयोल का मानना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ऑर्गेनाइज करते हो इस प्रिंसिपल के आधार पर यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर कंपनी, क्योंकि उससे क्लैरिटी होगी किसको काम करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इफ द वर्क इज नॉट डन देन हु इज आंसरेबल। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग से क्लैरिटी होगी, तो सब इंसान अपना अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। थर्ड, डिसिप्लिन, already I have spoken about it lot, the rules and regulations। फेयोल का मानना है कि देयर शुड ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, पेनाल्टी, सम काइंड ऑफ पनिशमेंट, सो दैट द बेसिक रूल्स ऑफ द कंपनी इज मेंटेन्ड। वो आपका हो सकता है कि कंपनी के अंदर आने का, छुट्टियां लेने का, नौकरी ज्वाइन करने का, नौकरी छोड़ने का, हर तरीके से। नेक्स्ट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, जो हमारा यहाँ पर था, मतलब कि 8 वर्कर्स के नीचे एक वर्कर, ये बिल्कुल उसका कंट्रास्ट है। अकॉर्डिंग टू टेलर, सॉरी अकॉर्डिंग टू फेयोल, वन बॉस वन सबॉर्डिनेट, एक बॉस के मतलब एक सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक बॉस से जो है इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। आई ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल इन माई स्कूल वेयर आई वॉज वर्किंग, वहां पर क्या होता था, आई वॉज इन द सीनियर डिपार्टमेंट,
एंड मैं मतलब कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वर्किंग एज अ एचओडी फॉर इंग्लिश, एज एचओडी फॉर इंग्लिश। और मेरा जो काम था वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना नहीं था, उसके साथ में उससे मिलते जुलते हर काम करने होते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमारे यहाँ स्कूल में फंक्शन होता था उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखनी सेल्फ, उसका पूरा जितना भी आपका जो मतलब कि उसको होस्टिंग करना, वो सब कुछ मेरा ही काम होता था। तो नाउ हमारे स्कूल के अंदर क्या था कि जब शुरू शुरू में तो ओनली वन सुपरवाइजर वाज देयर, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेटर ऑन क्या हुआ कि उनकी बेबी हुई, तो स्कूल के अंदर दो सुपरवाइजर्स आ गए, वन फॉर द प्राइमरी विंग एंड वन फॉर हमारे विंग के लिए। अब प्राइमरी विंग की जो सुपरवाइजर थी वो भी मुझे ही बुलाती थी कि रमा मैम, उसका नाम क्या, पोएम लिख दो रमा मैम। एंड आई वाज आल्सो द एडिटर फॉर अवर स्कूल न्यूज़ लेटर, एलपीएस टाइम, लवली टाइम्स। तो मेरी जो प्रिंसिपल, जो मेरी मतलब सुपरवाइजर होती थी, वो मुझे कहती थी डोंट गो एंड गिव एनी हेल्प टू देम। अब आप मुझे बताओ कि भाई मैं तो एक छोटी सी नौकर हूँ, मैं तो वहां एक एम्प्लॉय हूँ, मैं उनको कैसे मना कर सकती हूँ कि मैम मैं आपका काम नहीं करूंगी। तो मैंने तो अपनी सुपरवाइजर को बोला, मैंने कहा भावना मैम ऐसा है, आई कैन नॉट रिफ्यूज, क्योंकि आज आप सुपरवाइजर हो, कल को आप यहाँ से चले गए और वो मेरी सुपरवाइजर बन गई, वो तो मेरे पीछे डंडा लेके पड़ जाएंगी। तो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, आप खुद बोलो, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। बट हमारे स्कूल में ये बड़ा ही प्रॉब्लम होता था। और दूसरी एक प्रॉब्लम हमारे साथ होती थी कि जो हमारी सिक्स स्टैंडर्ड की जो टीचर थी, वो सिक्स्थ को भी पढ़ाती थी और फिफ्थ को भी पढ़ाती थी। शी वॉज टीचिंग इंग्लिश फॉर फिफ्थ स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर सिक्स स्टैंडर्ड। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि मीटिंग रखा है, और मीटिंग रखा है, दोनों इंचार्जेस ने सेम टाइम पर मीटिंग रखा, वो किस पे अटेंड करेगी? यहाँ अटेंड करती थी तो वहां डांट पिटती थी, वहां डांट, वहां करती थी, यहाँ डांट पिटती थी। तो दिस इज वेरी मतलब कि डिफिकल्ट कि एक सबऑर्डिनेट को अगर दो बॉस से मिल जाए ना, तो वो तो गया बेचारा। So according to Fayol's, मतलब one subordinate should get the instruction from only one boss. There should be the clarity. Secondly, unity of direction. मतलब अब प्रोडक्शन पूरा किस काम को देख रहा है? वो सिर्फ अपने प्लान को देखेगा। यानी कि जो आपका डिपार्टमेंटल हेड है, उसको अपनी ही डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, वन हेड वन प्लान। अब उसको अगर डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन और सेल्स दोनों दे दिया, वो किस पर ध्यान देगा? नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये मैंने एक फोटो बना रखी है, नीचे इंडिविजुअल लिखा है, ऊपर कंपनीज एम। आपको राम एंड कंपनी से रॉ मटेरियल मतलब कि मंगवाने पर, ये क्वेश्चन बोर्ड का है, मेरा नहीं है, राम एंड कंपनी से आपको रॉ मटेरियल मंगवाने पर 10% कमीशन मिलता है, यानी कि इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। लेकिन आपको ये देखना है कि जो रॉ मटेरियल है, इट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी का एम और कंपनी के इंटरेस्ट को ऊपर रखना है, अपना फायदा अपने नुकसान को बाद में देखना है। यू शुड बी सिंसियर टू योर कंपनी। यानी कि कंपनी के अंदर ऐसे रूल सेट होने चाहिए जहां कोई भी एम्प्लॉय अपना फायदा ना देखे, और अगर देखता है, पकड़ा जाता है, देन देयर इज लॉट्स ऑफ, अभी हुआ था मतलब इन वन कंपनी इट हैपेंड। नेक्स्ट, ये आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का बिल्कुल ऑपोजिट है, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। अकॉर्डिंग टू फेयोल, आपको किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी, अगर दो इंसान सेम लेवल पर ज्वाइन करते हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी एंड अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज एफिशिएंसी।
फेयोल टेलर का मानना था दो एम्प्लॉयज अगर अलग अलग आउटपुट देते हैं तो अलग अलग सैलरी, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, इट शुड बी सेम। द नेक्स्ट इज, ये हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर का हिस्सा है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब किसी किसी कंपनी में सारे डिसीशंस, टॉप टू बॉटम सारे डिसीशंस सिर्फ टॉप लेवल लेता है, एंड किसी किसी कंपनी में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट, इनसे रिलेटेड डिसीजन टॉप लेवल लेता है, और जो डे टू डे वर्किंग है वो डिसीजंस अपने अपने लेवल पर मैनेजर्स लेते हैं। जिन कंपनीज में ए टू जेड सारे डिसीजंस मैनेजमेंट ही लेती है उसको हम सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, दे आर सेंट्रलाइज्ड। वहां पर जो मिनिस्टर ने बोल दिया वही चलेगा। डे टू डे में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो कोई नहीं सोचता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ स्टेट बैंक, द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ इंडियन रेलवेज। एक बार जो कह दिया तो कह दिया, जो उन्होंने रूल बना रखा वही। टिकट कलेक्टर अपनी जगह पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बट इन एमएनसीज हर एम्प्लॉय को अपने लेवल पर कुछ अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे बाय टेकिंग द अप्रोप्रिएट डिसीजंस। दिस वन, ये मैंने फोटो बना रखी है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप 10 साल निकालोगे तो आपको 9 साल ये क्वेश्चन दिखाई देगा। स्केलर चेन, एक स्केलर चेन, एक मैस्लोज थ्योरी आपको हर जगह दिखाई देगा। और स्केलर चेन में कभी 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 ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना फोटो के बना दो। स्केलर चेन बनता ही फोटो के साथ, जो मैंने बना रखा है। स्केलर चेन का मतलब होता है द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ऑफिस में काम करते हो तो नेचुरल है कि आप, यू आर द बॉस, आपके नीचे एक मैनेजर है, उसके नीचे एक मैनेजर है। अब आप डायरेक्टली वो जो थर्ड लेवल मैनेजर है आप उसको, यू आर नॉट गोइंग टू इंस्ट्रक्ट, यू विल बी गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू योर नेक्स्ट लेवल। जो नेक्स्ट लेवल वाला होगा वो अगले को देगा। सिमिलरली इफ देर आर टू डिपार्टमेंट्स, ये जो मैंने बना रखा है, ये एक डिपार्टमेंट है परचेज, ये दूसरा डिपार्टमेंट है अकाउंट्स। अब परचेज डिपार्टमेंट में ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये तीनों मैनेजर्स हैं। इन द अकाउंट्स द पी क्यू आर, ये तीनों मैनेजर्स हैं, तीनों वहां पे काम करते हैं। अब अगर आर मतलब कि परचेज डिपार्टमेंट में जेड को कुछ काम है, पैसा चाहिए, तो ही वुड बी गिविंग हिज रिक्वायरमेंट टू वाई, वाई उसको एक्स पे लेकर जाएगा, फिर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे जाएगा, वहां से वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो हेड है पी उसके पास जाएगा, उससे क्यू के पास जाएगा, फिर आर के पास जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जेड को बहुत इमरजेंसी में पैसा चाहिए, वो वेट नहीं कर सकता है कि इट विल गो टू वाई देन एक्स, वो तो बहुत दिन लग जाएंगे। एट दैट पीरियड वो अपने लेवल पर, अपने से छोटे और अपने से बड़े लेवल पर नहीं, अपने बराबर के लेवल में जो है उनसे ही कैन कॉन्टैक्ट। यानी कि वो एग्जीक्यूटिव है तो उसके लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव है वो उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक। This one is very, very, very important, ultra important, whatever you can say. इक्विटी, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ट्रीटमेंट इक्वली, लड़का हो लड़की हो, काला हो गोरा हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, everyone should be given the same respect. ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर इज नॉट ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर मतलब प्लेस फॉर एवरी वन एंड एवरीथिंग, हर चीज को अपनी जगह पर, हर इंसान के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए।
आप ऑफिस के अंदर घुसे, आपकी फाइल्स रिसेप्शन में पड़ी है, आपका कंप्यूटर आपके बॉस के कमरे में पड़ा है, आपके जो मतलब कि लैपटॉप के चार्जर हैं वो आपके फ्रेंड के कैबिन में पड़ा, आप कैसे काम करोगे बच्चे? That means when you enter into the office, your cabin should be equipped with the exact things what you need. Place for everyone and everything. Order मतलब सब चीजों को करीने से यानी कि प्रॉपर तरीके से रखना. Stability of personnel. आपकी कंपनी की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए. मोटिवेशन, डायरेक्शन, टीम वर्क, सब ऐसा होना चाहिए कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज टर्न ओवर, वो बार बार नौकरी छोड़कर ना जाए. अगर कंपनी में सैलरी नहीं मिल रही है, वर्कर्स की या फिर आपके मैनेजर्स की बात को नहीं सुनी जा रही है, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो वो तो नौकरी छोड़कर चले जाएंगे. तो यू नीड टू इनिशिएटिव. डायरेक्टिंग के अंदर आएगा. एनकरेजमेंट मीन्स कंपनीज में ग्रीवेंसेस बॉक्स, आपके स्कूल्स में भी होते हैं शिकायत कक्ष. वी कीप ग्रीवेंसेस बॉक्स. इन सम कंपनीज दे हैव अ मीटिंग विद देयर जूनियर्स. उनसे पूछा जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को पूछा जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है. इफ दे आर गिविंग एनी गुड सजेशंस, दैट इज वेलकम्ड. ये आपके पेपर का एक ऐसा क्वेश्चन है विच कम्स इन टू डिफरेंट फॉर्म्स. Last but not the least is esprit de corps. Esprit मतलब spirit of corps मतलब कोऑपरेशन. यानी कि मैंने किया नहीं होता. कोई भी टीम लीडर अगर कहेगा ना मैंने ये काम किया था, वो टीम कभी भी नहीं हो सकता. चक दे इंडिया आपके पेपर का क्वेश्चन है, 2016 में आया था ये वाला क्वेश्चन. शाहरुख खान कैसे जीतता है उस मैच को? when all the members in that team think that they are playing for their team. अगर हम अपने इंडिविजुअल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो हमने टेलर का पढ़ा था, ये वही प्रिंसिपल है. आई कैन नेवर से आई. टीम हमेशा वी होता है. आई कैन नेवर से आई गॉट द रिजल्ट्स. बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो मैं रिजल्ट क्या मैं थोड़ी लिख कर आई थी. इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ कॉपरेशन. In the offices, no work, no project, no program can be performed by a single manager. Therefore, we should always replace the word I with we. So these are the principles of FAOL. We have two principles, two versatile personality. One is FAOL's, that is general management, and Taylor, scientific management. In the next class, we would be doing the same chapter along with our NCERT.